हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम रितिका राठी एंड जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल पे स्टार्ट की हुई है सीए फाइनल ऑडिट के न्यूली एडेड चैप्टर्स को कवर करने वाली सीरीज, जिसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 8 स्पेशलाइज्ड एरियाज। तो इस चैप्टर का ये है पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम कवर कर चुके हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 800 एंड 805। तो आपको याद दिला दूं, 800 ऐसे में हमने पढ़ा था रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड SA 810 में हमने पढ़ा था ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट। और अब हम पढ़ेंगे SA 810 जिसका नाम है एंगेजमेंट्स टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस स्टैंडर्ड में क्या दिया है, पहली चीज़ कि ये आपका SA 810 किस तरीके की इंगेजमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है। तो ये है जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है। क्या मतलब कि जब टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की समरी प्रिपेयर की जाती है तो उस समरी पे ऑडिट करवाने के लिए जो स्टैंडर्ड हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करवा रहा है वो है SA 810। तो इसके अंदर लिखा भी है दैट दिस स्टैंडर्ड्स डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कब ऑडिटर की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी ओपिनियन देने आ रहा हो। और तब केस कैसे बनेगा, ये वो सेम ही ऑडिटर है जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या प्रॉपर जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन दे रहा है, और वही सेम ऑडिटर को हम अप्रोच कर रहे हैं कि उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी वो एश्योरेंस प्रोवाइड करे। और इस केस में लग रहा है SA 810। अब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, वो क्या बताते हैं, तो उसके बारे में 4 चीज़ें लिखी है। पहला, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरह हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज़, ये किससे बने होते हैं, नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डराइव करके समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है। और अब क्योंकि इनका नाम ही समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो फर्क क्या रह जाएगा, जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ़र्क ये है कि ये लेस डिटेल्ड होंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये भी नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरह स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंटेशन होती है इसके अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, ठीक है। अब ऑडिटर इस तरीके की इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें सोचेगा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो ऑडिटर वही हो जिसने नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दिया हो तो कितना अच्छा हो जाएगा उसके लिए समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना, उसके लिए कितना ईजी होगा ये चीज़। क्यों होगा, क्योंकि जब उसने नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन दिया होगा तो उसने एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग ली होगी, प्रोसीजर्स लगाए होंगे, एविडेंस कलेक्ट किए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास में सब कुछ ऑलरेडी पड़ा होगा और उसके लिए बहुत ही ईजी होगा कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिराइव्ड समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर अपना ओपिनियन देना। इसीलिए लिखा है ऑर्डिनरी इस तरीके की इंगेजमेंट तभी एक्सेप्ट की जाती है जब वो सेम ऑडिटर ही नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है इस तरीके की इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले, तो बिफोर एक्सेप्टिंग सच इंगेजमेंट द ऑडिटर शेल, ऑडिटर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये देखेगा कि मैनेजमेंट ने समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बनाते वक्त कैसा क्राइटेरिया अप्लाई किया है, क्या वो क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। हमने हर स्टैंडर्ड में देखा था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर केवल ये चेक करेगा ओपिनियन देते वक्त कि क्या वो उसने जो क्राइटेरिया लगाए हैं वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और यहाँ ये चीज़ देखनी और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करवाना बहुत ज़रूरी है। उसका कारण है कि समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर लिमिटेड डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं, लिमिटेड चीज़ें ही डिस्क्लोज की जाती है। कारण क्योंकि अगर आप नॉर्मल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की तरह इन्हें प्रेजेंट कर देंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो मिसलीडिंग ना हो, उनमें किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का मिस ना हो गई हो, ये चीज़ें चेक करने के लिए ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई या नहीं निभाई। और उसके अलावा क्या चीज़ों से ऑडिटर पता लगा सकता है कि मैनेजमेंट ने जो क्राइटेरिया लगाया है समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बनाने में,
प्रेजेंट करने में वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो कोई भी क्राइटेरिया कोई कंपनी अगर अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में यूज़ करती है तो वो क्राइटेरिया किसके बेसिस पे यूज़ करती है? पहला कि वो कंपनी है उसका नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़ कि कंपनी समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना रही है वो किसके लिए बना रही है, उस अकॉर्डिंग वो क्राइटेरिया यूज़ करेगी या पर्पस क्या है। तीसरी चीज़ कि इंफॉर्मेशन जो है आप इंटेंडेड यूज़र कौन है, यानी कि कंपनी ने समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किन के लिए बनाए हैं, उनकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही क्राइटेरिया लगाकर उन्हें प्रेजेंट किया जाएगा। उसके अलावा ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है मैनेजमेंट को कि जब समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जा रही है तो वो जो भी क्राइटेरिया लगा रहे हैं उस वक्त ये ध्यान रखे कि वो मिसलीडिंग ना हो आपकी इंफॉर्मेशन। तो चारों चीज़ें आपको ये बताएगी कि क्राइटेरिया जो मैनेजमेंट ने लगाया है समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते वक्त वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। उसके बाद में क्राइटेरिया जो लगाया गया है, हो सकता है कई जगह पे जो कंपनी है उसके ऊपर लगने वाला रूल, लॉ, रेगुलेशन ही प्रिस्क्राइब कर दे कि आपको अगर समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है तो इस क्राइटेरिया से करना है। कौन बता रहा है? पहली चीज़ में तो आपके ऊपर लगने वाला लॉ बता रहा है कि इस क्राइटेरिया से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हो सकता है कि जो अथॉरिटीज़ है जिनका आपके ऊपर कंट्रोल है वो आपको बताए कि आपको किस क्राइटेरिया से समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है का क्या मतलब है, किसी लॉ ने भी नहीं बताया और अथॉरिटी ने भी नहीं बताया, तो क्या कर सकता है? तो मैनेजमेंट जिस इंडस्ट्री में उनकी कंपनी है उस इंडस्ट्री में नॉर्मली किस तरीके की प्रैक्टिस की जाती है उसके बेसिस पे वो क्राइटेरिया लगा सकता है। मतलब कुछ हटके नहीं लगाना अपना दिमाग, केवल ये देखना है कि आपकी कंपनी जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज किस तरीके से समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रही है, कौन सा क्राइटेरिया यूज़ कर रही है, वही क्राइटेरिया आप भी यूज़ कर लें। और अगर ऑडिटर को लग रहा है कि उसने जो क्राइटेरिया यूज़ किया है वो सही नहीं है और ऑडिटर के हिसाब से वो क्राइटेरिया अनएक्सेप्टेबल है और उसने मैनेजमेंट को मना भी नहीं पाया चेंज करने के लिए, यानी अनेबल टू ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, दोनों काम ही नहीं हुए कि एक तो क्राइटेरिया अनएक्सेप्टेबल है, दूसरी चीज़ मैनेजमेंट ने भी अग्रीमेंट नहीं दिया दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, तो अब दोनों काम नहीं हो पा रहे, तो ऑडिटर ऐसी इंगेजमेंट को कभी एक्सेप्ट मत करो। ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट। लेकिन ऑडिटर को अगर किसी लॉ या रेगुलेशन ने कह दिया कि आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तब ऑडिटर क्या करेगा? तब ऑडिटर करेगा, एक्सेप्ट तो कर लेगा पर अपनी रिपोर्ट में कहीं पर भी ये चीज़ नहीं लिखेगा कि ऑडिट ऑन सच टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कंडक्टेड एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, क्योंकि उसने कौन सा स्टैंडर्ड की बात नहीं मानी, SA 810 की बात नहीं मानी, तो रिपोर्ट के अंदर आप ये चीज़ नहीं लिख सकते कि ये ऑडिट जो है वो सभी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हुई है। उसके अलावा क्या दिया है कि आपको ये चीज़ मेंशन करनी है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से हैं और उन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो आए कहाँ से हैं, यानी कि किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेराइव होकर वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं। दोनों के ऊपर ही क्लियरली टाइटल होना चाहिए। तो इसमें स्पेशली लिखा है, एग्जाम्पल में मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है कि समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में टाइटल होना चाहिए। ऊपर क्या लिखा होगा? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से आपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं ये लाइन लिखी होगी, और फॉर द ईयर एंडेड March 31। तो समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते वक्त उसका टाइटल क्या होगा? समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और फिर वो प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड March 31 जो भी है। अब हम क्या पढ़ के आ रहे थे कि एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, उसको क्राइटेरिया देखना था, क्राइटेरिया वाला पॉइंट खत्म हो गया। दूसरी चीज़ क्या करना है, उसको एग्रीमेंट करवाना है। किसके? मैनेजमेंट से एग्रीमेंट लेना है कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है, मतलब एक टाइप से मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्नॉलेज करता है, ऐसा एग्रीमेंट मैनेजमेंट से ले लो। और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है? प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और कैसे करेगा प्रिपरेशन? एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो गई कि वो समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया प्रेजेंट कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। दूसरी कि टू मेक द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैनेजमेंट की यहाँ एक नई तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। हमने प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन हर जगह देखी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन यहाँ नई क्या बात है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिनसे डराइव किया है हमने समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना है कि समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जिनसे वो बना है यानी ऑडिटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बिना किसी डिफिकल्टी के इंटेंडेड यूजर को प्रोवाइड करवाया जाए। यानी कि जो समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिस यूजर के पास पहुंच रही है, अगर उसको ये जानना है कि ये किस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की समरी है, तो मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाए बिना किसी डिफिकल्टी के उन्हें। और अगर किसी लॉ ने, किसी रेगुलेशन ने ऐसा मना किया है कि आपको वो वाले इन्फॉर्मेशन नहीं देने, ठीक है, लॉ ने मना किया है, तो आप क्या करोगे, आप ये चीज़ मेंशन करो कि कौन सा लॉ है वो जो ये चीज़ मना कर रहा है। समझ आया क्या चीज़ मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं वो वाले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनके बेसिस पे ये समरी बनाई गई है। तो ये काम किसका है प्रोवाइड करवाना? मैनेजमेंट का। फिर ऑडिटर्स इवैल्यूएशन दैट वेदर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल विदाउट अनड्यू डिफिकल्टीज अफेक्टेड बाय सच फैक्टर्स। कैसे? अब ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि बिना डिफिकल्टी के मैनेजमेंट ने अवेलेबल करवाया है नहीं करवाया है? तो ऑडिटर को क्या चीज़ें देखनी है? पहली चीज़, ऑडिटर ये अनुमान लगा सकता है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियरली बताए कि वो किसकी समरी है, यानी उनको डेराइव किया गया वो वाले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन है, ऐसा लिखा जाए समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और दूसरी चीज़, जिनसे वो बनी है यानी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो पब्लिक रिकॉर्ड में हो, यानी जो भी चाहे उसका एक्सेस कर सकता है। और मैनेजमेंट ने ऐसी एक प्रोसेस बनाई गई हो जिसके लिए वो इंटेंडेड यूज़र को उसका एक्सेस प्रोवाइड कर दे। क्यों करेगा? क्योंकि हमने खुद बोला था ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये 3 फैक्टर जो कि ये बताते हैं कि मैनेजमेंट ने इंटेंडेड यूज़र को बिना किसी डिफिकल्टी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल करवाए या नहीं करवाए। उसके बाद लिखा है थर्ड पॉइंट। ये कौन से पॉइंट्स चल रहे हैं? एक्सेप्टेंस। इस तरीके की इंगेजमेंट की एक्सेप्टेंस से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी है? पहली हमने देखी थी क्या कि क्राइटेरिया एप्लीकेबल क्राइटेरिया है या नहीं है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। दूसरी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और तीसरा, एग्री विद मैनेजमेंट कि ऑडिटर मैनेजमेंट से एग्री कर लो, पहले ही एग्री कर लो कि ओपिनियन किस तरीके से देना होगा। यानी एक्सेप्ट करने से पहले आप एग्री करो कि आपके ओपिनियन का फॉर्म कैसा होगा। अब आपने एक्सेप्टेंस कर ली इस तरीके की इंगेजमेंट की, तो प्रोसीजर्स परफॉर्म कीजिए। तो नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर, यानी ऑडिटर किस तरीके की प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा इस तरीके की इंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए। कौन सी इंगेजमेंट? टू रिपोर्ट या फिर टू प्रोवाइड ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो कैसे कैसे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल सुने हुए लगेंगे, क्योंकि हमने अब तक जो भी चीज़ें पढ़ी है वो यहाँ पे लिख दी। जैसे पहला, ऑडिटर को ये पता लगाना है या इवैल्यूएट करना है कि समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में डिस्क्लोजर्स एडिकेट है या नहीं है, और उसके अलावा वो समराइज्ड नेचर की हो, मतलब यूं भी ना हो कि समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल हो गई हो। तो ऑडिटर को ये चीज़ देखनी है, एडिकेटली डिस्क्लोज एंड समराइज नेचर, और आइडेंटिफाई करना है कि वो किन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा है या किससे डेराइव हुई है। तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी है? कॉमन सी बात है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से थे जिनकी वो समरी है, वो समरी है भी या नहीं है। उसके अलावा उसमें डिस्क्लोजर्स एजुकेट है या नहीं है। और उसके अलावा अगर आप समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ वो वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं जिनकी वो समरी है, तो ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि फ्रॉम हुम एंड वेयर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल। मतलब आपने नहीं दिए तो ऑडिटर देखेगा कि वो मिल कैसे सकते हैं, कैसे अवेलेबल करवाए जा सकते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके अलावा अगर किसी लॉ ने मना किया है, ये हमने कहाँ पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, कि अगर लॉ ने मना किया है कि प्रोवाइड नहीं करवाए जा सकते, तो क्या उस लॉ का नाम क्या है, कौन सा लॉ या रेगुलेशन है जो ऐसा बोलता है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपको अवेलेबल करवाने की ज़रूरत नहीं है इंटेंडेड यूज़र को। और क्या क्या चेक करना है? इवैल्यूएट करो कि समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्सेप्टेबल या एप्लीकेबल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बनी है। कंपेयर करो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विद रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो हमने नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे जिनके हमने समरी डिराइव करके रखी है, उससे रिलेटेड कोई अदर इन्फॉर्मेशन है, तो ये देखो कि दोनों आपस में एग्री हो रही है या नहीं हो रही, उनमें किसी तरीके की इनकन्सिस्टेंसीज है तो आइडेंटिफाई कर लो। और इवैल्यूएट कर लेगा
कि आप अप्लाइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, डिस्क्लोजर्स एजुकेट है, इवेलुएट करेगा कि पर्पस जो है वो फुलफिल हो रहा है, मिसलीडिंग नहीं है समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और जिन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो समरी है वो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी। कौन से पॉइंट्स आ गए? ये सारे पॉइंट्स आ गए आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्म ऑफ ओपिनियन, यानी हम बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहे हैं। पहले आपने एक्सेप्टेंस करने के बारे में सोचा, उसके बाद में आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए। अब प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए तो अपना ओपिनियन दो। तो ओपिनियन देने के लिए यहाँ लिखा है अगर ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहता है, यानी ऑडिटर को लग रहा है कि ये समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ सही है, तो वो कौन सी फ्रेजेस यूज करेगा। वो फ्रेजेस यहाँ पे लिखी है, नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम पर्पस, आप बस रीड करके जाइएगा। और उसके अलावा अगर ऑडिटर जिस कंपनी के लिए या जिस एंटिटी के लिए उसकी समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे ओपिनियन देना चाह रहा है, उस एंटिटी पे कोई लॉ या रेगुलेशन आपके ऊपर बताता है कि ओपिनियन कैसा देना है, यानी अगर कोई लॉ या रेगुलेशन ऐसा कंपलसरी करता है कि आपको ओपिनियन इस तरीके से देना है, तो ऑडिटर को क्या क्या करना है? अप्लाई द प्रोसीजर्स डिस्कस्ड अर्लियर। जो प्रोसीजर्स ऊपर दिए थे, ऊपर हमने अभी पढ़े थे, वो प्रोसीजर्स अप्लाई करे, उसके बाद में अपना ओपिनियन दे और इवैल्यूएट करे कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर कौन, समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का इंटेंडेड यूजर किसी भी तरीके से आपकी ओपिनियन को मिसअंडरस्टैंड ना कर ले। इसीलिए ऑडिटर को ओपिनियन देने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि क्या उसे कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर ऑडिटर पे किसी लॉ ने रिक्वायरमेंट डाली है कि आपको ऐसे ओपिनियन देना है, और ऑडिटर को लग रहा है कि अगर उसने ओपिनियन दिया समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे, तो हो सकता है कि जो यूज़र है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए उसे, या फिर वो उस ओपिनियन को गलत समझ ले। तो ऑडिटर को ये गलती ना हो, इसलिए क्या करना चाहिए? एडिशनल एक्सप्लेनेशन डाल देनी चाहिए अपनी रिपोर्ट में, ताकि वो इस रिस्क को मिटिगेट कर दे। और अगर ऑडिटर को लग रहा है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालने से भी काम नहीं बनेगा, अभी भी रिस्क है कि सामने वाला वो ओपिनियन को मिसअंडरस्टैंड कर लेगा, तो इस तरीके की एंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करो अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। और फिर वही लाइन, अगर आपको लॉ धक्के से रिक्वायरमेंट डाल रहा है आपके ऊपर कि आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, तो फिर आप ऐसा रिपोर्ट में मत लिखो दैट ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ओपिनियन वाले में क्या चीज़ें पढ़ी हमने? दो चीज़ें पढ़ी। पहला, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहता है तो ये वाली फ्रेजेस यूज़ करें, और दूसरा कि अगर किसी लॉ ने रिक्वायरमेंट डाली है तो ओपिनियन कैसे देना है, जो ऊपर वाले प्रोसीजर्स थे उनको परफॉर्म करो, उसके बाद में आप ओपिनियन दो। और ओपिनियन देते वक्त ये ध्यान रखो कि आपके ओपिनियन की वर्डिंग ऐसी ना हो कि उसका इंटेंडेड यूज़र उसे मिसअंडरस्टैंड कर ले। अगर लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दो, और अगर फिर भी लग रहा है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं होगी, तो क्या करो? इस तरीके की एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही मत करो। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऊपर हमने पढ़ लिया ओपिनियन कैसे देना है, अब रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है। ये रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको लर्न नहीं करना, केवल रीड करके जाना है। हर रिपोर्ट की तरह इसका टाइटल भी यही होगा, दैट रिपोर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। दूसरी चीज़ एड्रेसी, तो एड्रेसी कौन होगा यहाँ पे अगर आपका समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एड्रेसी वो सेम नहीं है। क्या मतलब? समरी किसकी बनाई है आपने डिटेल्ड वालों की समरी बनाई है, तो जो दोनों के एड्रेसी है अगर अलग अलग है, देन ऑडिटर शेल इवैल्यूएट कि आप यहाँ पे उस एड्रेसी का नाम लिखें जो समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाला है। ठीक है, तो और ये चीज़ें ऑडिटर को पता कैसे चलेगी कि अलग अलग है, या यहाँ पे एड्रेसी किसका लिखना है, किसके नेम डालें हम एड्रेसी में। तो ऑडिटर को ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि एंटिटी का नेचर क्या है, पर्पस क्या है इस तरीके की एंगेजमेंट का या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उस अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर सकता है। उसके बाद में रिपोर्ट में आपने टाइटल लिखा, एड्रेसी लिखा, तीसरी चीज़ डालेंगे आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इसके अंदर बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी कि कौन से समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आपने ओपिनियन प्रोवाइड करवाया, या वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा है, और ऑडिटर अपनी रिपोर्ट की डेट लिखेगा और लिखेगा ऑडिटर ने जिस डेट पे समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अपना ओपिनियन दिया है उसके बाद की इवेंट्स के लिए ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यानी कि
सब्सिक्वेंट इवेंट्स के ऊपर ऑडिटर का कोई मतलब नहीं है, और एक स्टेटमेंट देगा कि समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डू नॉट कंटेन ऑल द डिस्क्लोजर्स। देखो पहले भी पढ़ा था, लिमिटेड डिस्क्लोजर्स होते हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट आप ओपिनियन में दे दो कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंटेन ऑल डिस्क्लोजर्स, और इसका आप कभी भी एक डिटेल्ड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना या उसके बदले में समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को पढ़ना बराबर नहीं है। यानी कि अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आप डिटेल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को पढ़िए, उसका सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता कभी भी समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। ये हम डिस्क्रिप्शन किसी भी रिपोर्ट के फॉर्मेट में नहीं छोड़ते, हर रिपोर्ट में लिखते हैं कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो यहाँ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, फिर ओपिनियन का पैराग्राफ आ जाएगा, फिर लास्ट में वही ऑडिटर के सिग्नेचर, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, मेंबरशिप नंबर, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। और डेट लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, उस डेट तक आपने सारे एविडेंस को कलेक्ट कर लिया, डन, ठीक है। एविडेंस कलेक्ट किए तभी आप ओपिनियन दे रहे हो, तो डेट उससे पहले की तो हो नहीं सकती कि आप एविडेंस तो बाद में कलेक्ट कर रहे हो और रिपोर्ट में पहले की डेट डाल रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली ये है कि समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे जो रिपोर्ट बन रही है उसकी डेट उससे पहले ना हो जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने थे। यानी कि देखो, जिनकी समरी आप बना रहे हो वो समरी तो बाद में बनी होगी, पहले डिटेल्ड वाले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने होंगे, तो कहीं आप ऐसी डेट न लिख दें उसके अंदर जो डिटेल वाले बनने से भी पहले की हो, ये ध्यान रखना है। और लास्ट में आपको प्लेस ऑफ सिग्नेचर मेंशन करना है, ये आप बस रीड करके जाना, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास में आएंगी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा है। कैसे कि मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन, अदर मैटर पैराग्राफ, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो केसेस कि अगर जिन डिटेल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है, अगर उन डिटेल वालों के ऊपर ऑडिटर की रिपोर्ट में कहीं किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है या अदर मैटर पैराग्राफ है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा समरी वालों की रिपोर्ट पे, तो पढ़ेंगे ये। इसमें दो केस पढ़ने हैं। पहला केस तो ये कि डिटेल वाले के रिपोर्ट में ऑडिटर ने या तो क्वालिफाई कर दिया या फिर उसने अदर मैटर पैराग्राफ डाल दिया या फिर उसने ईओएम पैराग्राफ डाल दिया। पहला केस ये है। तो इस केस के अंदर ऑडिटर को क्या करना है, देखो ऑडिटर को लगा कि डिटेल वालों में आपने क्वालिफाई कर दी रिपोर्ट, यानी जो डिटेल वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन पे तो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, लेकिन जो समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो उससे कंसिस्टेंट है, यानी उनमें आपस में कोई गड़बड़ नहीं है, वो उसके अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं और वो फेयर प्रेजेंटेशन भी है। यानी कि जो समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल वालों की फेयर समरी है, वो बनाई वैसे ही गई है, उनके अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। तो अब क्या होना चाहिए कि जिनकी वो समरी है अगर उनके ऊपर क्वालिफिकेशन है तो फिर समरी में भी ये चीज़ लिखी होनी चाहिए। तो ऑडिटर को ध्यान रखना है दैट ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी बताओ आप सामने से, कि जिनकी ये समरी है वो वाले डिटेल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में हमने या तो ऑडिटर ने क्वालिफाई ओपिनियन दे रखा है या ईओएम पैराग्राफ है या ओएम पैराग्राफ है, ये चीज़ बता दो। दूसरी चीज़ ये डिस्क्राइब करो कि क्यों क्वालिफाई किया, बेसिस फॉर द क्वालिफाइड ओपिनियन, या फिर ऐसा पैराग्राफ क्यों डाला गया ये लिखो, और उसका इफेक्ट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या है ये लिखो, ठीक है। इन शॉर्ट पहले केस के अंदर हो रहा है डिटेल वाले में मॉडिफिकेशन है, ईओएम है या ओएम है, ये चीज़ें हैं। तो अब समरी वाले की रिपोर्ट में आप लिखो कि ये जिसकी समरी है, जिनकी हमने ये समरी बनाई है, उन वाले फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे ऑडिटर की रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन दिया गया है या ईओएम पैराग्राफ है या ओएम पैराग्राफ है, ये बात लिख दो। और लिख दो कि बेसिस क्या है, क्यों दिया गया है वो, और उसका इफेक्ट हमारे समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे क्या पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है कि जो डिटेल वाले हैं ना उनके ऊपर ऑडिटर ने एडवर्स या डिस्क्लेमर दिया रखा है। यानी कि बहुत बड़ी बात है कि जिनकी समरी ये बनी है उनके जो डिटेल वाले फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उस पे ऑडिटर ने एडवर्स दे रखा है ओपिनियन या डिस्क्लेमर ओपिनियन दे रखा है। तो अब इस समरी का क्या करें, तो आपको समरी की रिपोर्ट देते वक्त लिखना पड़ेगा दैट
ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो पहले तो हम बात लिखेंगे कि क्या चीज़ है। बात ये है कि जिनकी ये समरी है उनके ऊपर ऑडिटर की रिपोर्ट में डिस्क्लेमर और एडवर्स दिया गया है। पहला पॉइंट हमेशा सेम, दूसरा भी सेम कि बेसिस क्या है, क्यों दिया गया है वो एडवर्स और डिस्क्लेमर, और तीसरा कि एज अ रिजल्ट ऑफ एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ओपिनियन अगर हो सकता है कि ऑडिटर नॉट एबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देन स्टेट दिस। यानी थर्ड थिंग में ऑडिटर ये चीज़ बता देगा कि क्योंकि जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ये समरी है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडवर्स ओपिनियन है या डिस्क्लेमर है, और मैं इसी कारण से ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देने के लिए एबल नहीं हूँ, या फिर इन पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना इनअप्रोप्रिएट होगा, तो ये चीज़ लिख दो। फिर ऑडिटर अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो अपना ओपिनियन देना चाहता है उसे मॉडिफाई करना चाहता है, क्या कब करेगा मॉडिफाई? पहली चीज़, अगर वो फेयर समरी नहीं होगी, यानी कि वो उन डिटेल वालों की समरी जो है वो प्रेजेंटेशन फेयर नहीं है। दूसरी चीज़, वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो मैनेजमेंट को बोलेगा कि मैनेजमेंट ये क्या किया है, ये तो अच्छे से समरी बता ही नहीं रहा डिटेल वालों का, इसमें कुछ चेंजेस करो। तो अगर मैनेजमेंट मान गया देन वेल एंड गुड, और अगर मैनेजमेंट नहीं मानता है तो फिर ऑडिटर को समरी के ऊपर रिपोर्ट करते वक्त तो एडवर्स या डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूज़। देखो, हमने इसी ऐसे में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होते हैं तो उनके ऊपर ऑडिटर जब रिपोर्ट देता है उसका यूज़ जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है टू द इंटेंडेड यूज़र। तो अगर आप स्पेशल पर्पस के लिए बने गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का समरी बनाते हैं तो उस समरी के ऊपर जो रिपोर्ट देगा ऑडिटर वो भी रेस्ट्रिक्टेड होगा ओनली टुवर्ड्स द इंटेंडेड यूज़र। ये आपके एमसीक्यू के लिए रेलेवेंस रखता है। और फिर आगे आपको दिया है कंपैरेटिव्स। कंपैरेटिव्स का मतलब है कि अगर डिटेल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में कंपैरेटिव्स प्रेजेंटेड है या कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स प्रेजेंटेड है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? स्टैंडर्ड्स जो ऐसे की सीरीज आती है 700 सीरीज, उसके अंदर भी हमारा जिक्र आता है कंपैरेटिव्स और कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के बारे में। तो अगर डिटेल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स है या कंपैरेटिव्स है लेकिन उनकी जो समरी बनाई है उसमें हमने कंपैरेटिव्स नहीं मिले, तो ऑडिटर को क्या ध्यान रखना है? ऑडिटर को दो चीज़ें डिटरमाइन करनी है। पहली ये कि क्यों नहीं लिए, यानी समरी बनाते वक्त आपने कंपैरेटिव्स को प्रेजेंट नहीं किया, उन्हें ऑमिट किया, क्या वो इस सर्कमस्टेंसेस में रीजनेबल है या सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। और दूसरा कि अगर अनरीजनेबल है, यानी आपको प्रेजेंट करना चाहिए था फिर भी आपने प्रेजेंट नहीं किया, तो उसका इफेक्ट क्या डाले वो समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट देते वक्त। दोनों चीज़ देखनी है। फिर है अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। देखो, समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में कुछ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी प्रेजेंट की गई जो अनऑडिटेड है, तो ऑडिटर को देखना है कि क्या वो दोनों इन्फॉर्मेशन डिफ्रेंशिएटेड है। जैसे अगर आप दो तरह की इन्फॉर्मेशन को एक साथ प्रेजेंट कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि वो दोनों क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड हो, देखने पर पता चले कि दोनों अलग अलग है। और ये चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत किस लिए है? क्योंकि वो जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है वो अनऑडिटेड है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर डिफ्रेंशिएटेड नहीं है तो ऑडिटर किसको बोलेगा? ऑडिटर हर चीज़ के लिए मैनेजमेंट को जाके बोलता है कि आप प्रेजेंटेशन चेंज करो, ये आपने क्या करके रखा है, दोनों मिक्स हो रही है। तो अगर मैनेजमेंट ने मान ली बात तो ठीक है, और अगर मैनेजमेंट नहीं मानता है तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि उसको समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे कैसा ओपिनियन देना है। यानी इफ़ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू डू दैट तो ऑडिटर एक्सप्लेन कर देगा, अपनी रिपोर्ट में लिख देगा। कौन सी रिपोर्ट में? जो वो समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे प्रेजेंट करेगा उस रिपोर्ट में लिख देगा कि मैं पूरी समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे ओपिनियन दे रहा हूँ एक्सेप्ट किस पे? जो इसके साथ प्रेजेंट की गई है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो देखने में लग रही है कि साथ में है जबकि वो अलग है। ठीक है। और अदर इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? जो डॉक्यूमेंट्स में समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं अगर उसके अंदर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी प्रेजेंट की गई है तो क्या ऑडिटर की कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? देखते हैं। तो ऑडिटर को उस अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करना है। क्यों रीड करना है? क्योंकि वो सेम डॉक्यूमेंट के अंदर है। ऑडिटर को हमने बुलाया कि आप समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर रिपोर्ट दो, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हम कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि वो क्या आपस में रिलेट करती है
समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से उसका कोई रिलेशन है, क्या कोई इनकंसिस्टेंसी है दोनों के बीच में, और वो मटीरियल है। तो ये चीज़ ऑडिटर ध्यान रखेगा, क्योंकि ऑडिटर का ओपिनियन अगर एक बार मिल गया, ऑडिटर ने एश्योरेंस प्रोवाइड कर दी समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे, तो जो यूजर्स है उनका विश्वास बढ़ जाता है उस चीज़ पे। तो देते वक्त ऑडिटर को ध्यान रखना है कि ऐसी मटीरियल इनकंसिस्टेंसी वाली इन्फॉर्मेशन अगर कुछ है तो उसको देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट से डिस्कस करे, या तो उस इन्फॉर्मेशन को हटाओ वहाँ से या उसको सही करो, अदरवाइज ऑडिटर ओपिनियन उस अकॉर्डिंग देगा। फिर उसके बाद टॉपिक आया ऑडिटर एसोसिएशन। ऑडिटर एसोसिएशन नाम से पता चल रहा है कि मैनेजमेंट ऑडिटर का नाम एसोसिएट कर रहा है, और मैनेजमेंट ऑडिटर का नाम किसके साथ एसोसिएट करेगा, वो कर रहा है समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट। क्या लिखा है इसके अंदर कि मैनेजमेंट ऐसी प्लानिंग में है कि वो जहाँ पे समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इंटेंडेड यूजर को प्रेजेंट करेगा, वहाँ वो ये लिख के दे रहा है कि ऑडिटर ने इस पर रिपोर्ट प्रोवाइड कर दी। क्या मतलब, यूजर तो सोचेगा कि हाँ ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ऑडिटेड है, लेकिन मैनेजमेंट उसके साथ साथ वो ऑडिटर की रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, क्या लाइन है देखो, एंटिटी ने प्लान किया टू स्टेट दैट ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लिख तो देंगे कि ऑडिटर ने इन पे रिपोर्ट दी है, लेकिन डज नॉट प्लान टू इंक्लूड द रिलेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट, लेकिन रिपोर्ट आपको देंगे नहीं। तो अगर ऐसा होगा तो ऑडिटर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि मैनेजमेंट उस डॉक्यूमेंट में मेरी रिपोर्ट तो लगाओ, केवल लिखने से काम नहीं चलेगा कि रिपोर्ट दी है, उसके अंदर आप इंक्लूड करो। और अगर मैनेजमेंट रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करता है तो ऑडिटर एप्रोप्रिएट एक्शंस लेगा कि उसका नाम बिना वजह नहीं दिया जाए, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट ही नहीं दे रहे, केवल लिख कर दे रहे हैं ये चीज़ कि ऑडिटर ने रिपोर्ट दी है, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑडिटर के लिए। इसीलिए वो मैनेजमेंट को रोकेगा इन एप्रोप्रिएटली एसोसिएटिंग हिमसेल्फ विद द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, और दूसरा केस कौन सा हो सकता है जिसके अंदर ऑडिटर का नाम गलत एसोसिएट किया जा सकता है, वो केस हो सकता है कि हमने जिस ऑडिटर को डिटेल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे ओपिनियन देने को बुलाया, उसने अपना ओपिनियन दे दिया, लेकिन हमने उससे समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे ओपिनियन लिया ही नहीं, और उसके बाद में मैनेजमेंट ज़्यादा दिमाग चलाकर क्या कर रहा है, मैनेजमेंट प्लानिंग में है कि वो डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ लिख देगा कि ये समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऐसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से डिराइव किए गए हैं जो ऑडिटेड है। तो ये क्या गलत संकेत देती है, ये चीज़ गलत इशारा करती है कि ये समरी वाले भी फिर ऑडिटेड ही हुए। मतलब अगर मैनेजमेंट ये बात लिखेगा कि ये समरी इन्फॉर्मेशन हमने ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बनाई है समरी जो ऑडिटेड है, तो इंटेंडेड यूजर के दिमाग पे गलत इंप्रेशन जाएगा कि ये भी फिर एक टाइप से ऑडिटेड ही हुए। तो ऑडिटर को क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो रेफरेंस दिया जा रहा है वो गलत ना हो, और दूसरी चीज़ ऐसा स्टेटमेंट जो है वो ऐसा इंप्रेशन ना डाले कि ऑडिटर ने समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर रिपोर्ट की है। क्योंकि अगर आप ऐसा होता कि जिस डिटेल इन्फॉर्मेशन से आपने समरी बनाई है उस पर अगर ओपिनियन दे दिया तो इस पर भी हो जाएगा, तो फिर इस ऐसे का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं रह जाता। ये स्टैंडर्ड क्यों आया कि आपको दोनों पे अलग अलग ओपिनियन लेने हैं, जबकि मैनेजमेंट यहाँ पे गेम खेल रहा है, ऐसी लाइन डाल के लोगों को ये बता रहा है कि ऐसा लगे उन्हें, ऐसा गलत इंप्रेशन पड़े कि समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी ऑडिटेड है। तो ये गलत इंप्रेशन ना पड़े, इस बात का ध्यान कौन रखेगा, ऑडिटर रखेगा। और फिर ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा कि ऐसी लाइन नहीं लिखो, और अगर मैनेजमेंट ने मान लिया तो ठीक है, और अगर नहीं किया तो फिर मैनेजमेंट ने चेंज नहीं किया तो ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर कोशिश कर सकता है, कैरी आउट एप्रोप्रिएट एक्शंस ले सकता है मैनेजमेंट को रोकने के लिए। अब इसमें आपका लास्ट टॉपिक है टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या मतलब है कि सेम ही ऑडिटर है जिसने डिटेल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे रिपोर्ट प्रिपेयर की, उसी को हमने बोला कि समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे रिपोर्ट करे। तो अब वो क्या किया, उसने सबसे पहले ऑडिट कंप्लीट की, किसकी, डिटेल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ ऐसा कोई भी वर्ड आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं है, ना ही आपको आंसर में कोट करना है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है डिटेल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। आपको एग्जाम में लिखना है ऑडिटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जब ऑडिटर पहले कंप्लीट कर देगा ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बाद वो ऑडिट स्टार्ट कर रहा है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो उसको ज़रूरी नहीं कि वो एविडेंस वापस ऑब्टेन करे। दैट ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एडिशनल ऑडिट एविडेंस और रिपोर्ट ऑन द इफेक्ट्स ऑफ इवेंट्स दैट अकर्ड सब्सिक्वेंट टू द डेट्स ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। क्योंकि अगर उस दौरान कोई और एक्स्ट्रा इवेंट आ जाता है, यानी सब्सिक्वेंट इवेंट आता है, उस पर ऑडिटर को एडिशनल एविडेंस कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये समरी किसकी बनाई है,
ये समरी जिस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बनाई है उसकी जो लास्ट डेट होगी उसके बाद तो सब्सिक्वेंट इवेंट पे आपको किसी भी तरीके के एविडेंस ऑब्टेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो समरी वाले फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का भी पीरियड वही होगा, इसीलिए चाहे आप ऑडिट बाद में कर रहे हैं लेकिन आपको एविडेंस केवल वहीं तक के लेने हैं जहां तक के वो मेन वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियड कवर हो रहा है। तो ये था आपका स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट 810 और इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, 8th चैप्टर ऑडिट ऑफ स्पेशलाइज्ड एरियाज। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।